गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का आज नाम है आपका इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, पर्यावरण व पारितंत्र। शुरुआत टॉपिक से करेंगे हम लोग। ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग का ही एक टॉपिक है, आपका छोटा सा टॉपिक है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके टेट में, सुपर टेट में और रीट में, एमपी टेट में इसके क्वेश्चन आते हैं आपके टॉपिक के। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। इन्वायरमेंट की शुरुआत, टॉपिक का नाम था इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या होगी, आपकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या परिभाषा होगी आपकी। तो आप पहले से पता है आपको इसमें कि इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण, तो हम कहते हैं कि चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। तो चारों ओर से जो घेरा हुआ आवरण जो है वो इन्वायरमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है आपका। अब बात आती है कि चारों ओर से किसने किसे घेरा है, यानी कौन है जो चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को और किसे, जीव जंतुओं को और किसे, सूक्ष्म जीव को। ये वो हैं जिन्हें घेरा हुआ है। अब इन्हें घेरा किसने है, इन्हें घेरा है जो अजैविक घटक हैं आपके। कौन? अजैविक घटक, यानी पर्यावरण के जो अजैविक घटक हैं आपके, वो इन जैविक घटक को घेरे हुए हैं। ये क्या हैं? ये सभी जैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक हैं। जैविक घटक में क्या आता है? इसमें आते हैं पेड़ पौधे आते हैं, इसमें जीव जंतु आते हैं और इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। इन्हें किसने घेरा है? जो अजैविक घटक हैं, जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं, उसने घेरा है ये। अब यहाँ पर अजैविक घटक में क्या आएगा शामिल? तो इसमें आएंगे आपके जल, वायु, नमी, मिट्टी, आर्द्रता, चट्टानें। ये सभी क्या हैं? ये सभी हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अजैविक घटक हैं या भौतिक घटक हैं। इन्हें हम लोग भौतिक घटक भी कह सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं इन्हें हम लोग, या फिर जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो भी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक और जो अजैविक घटक हैं वो दोनों शामिल किए जाते हैं, और पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव को जो अजैविक घटक हैं वो घेरे हुए हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी इसके बारे में। तो यहाँ पर जो परिभाषा है इसे पूरी कर सकते हैं कि चारों ओर से घेरा हुआ आवरण जिसमें जैविक घटक व अजैविक घटक शामिल हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। तो ये तो परिभाषा जान गए आप। पर्यावरण की परिभाषा हो गई आपकी कि चारों ओर से घेरा हुआ आवरण जिसमें जैविक घटक भी शामिल हैं, अजैविक घटक भी शामिल हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। और जो अजैविक घटक हैं उसके अंतर्गत क्या आता है? जल आता है, वायु आता है, नमी, मिट्टी, आर्द्रता और चट्टानें आती हैं। अब देखते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है इसके कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो हम बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के क्षेत्र, इसमें 4 क्षेत्र आते हैं। एक तो है इसमें स्थलमंडल लिथोस्फीयर, एक है इसमें वायुमंडल,
एटमॉस्फेयर, और एक है इसमें जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, और अगला है नेक्स्ट जो है वो है आपका इसमें जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। तो पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पर्वत हैं, पठार हैं, ये किसका पार्ट है? ये तो ये पार्ट है आपके स्थलमंडल का। या फिर धूल के कण, वायुमंडल की परतें, वायुदाब किसका पार्ट है? ये पार्ट है वायुमंडल का। या फिर महासागर, सागर, नदियाँ, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके जलमंडल का। जबकि यहाँ पर जो जैवमंडल है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तीनों मंडल की दशाएं आपको मिल जाती हैं। जैसे ये हो गया आपका जैवमंडल। बायोस्फीयर या जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है आपका जहाँ पर जल भी है, जहाँ पर वायु भी है और जहाँ पर स्थल भी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर होगा उसे हम कहेंगे जैवमंडल कहेंगे। और इसमें क्या शामिल करेंगे? इसमें हम शामिल करेंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु पार्ट हैं किसके? जैवमंडल के, बायोस्फीयर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पेड़ पौधा, जीव जंतु वहाँ पर अच्छी तरह से रह सकता है जहाँ पर जल हो, जहाँ पर स्थल हो, जल हो, वायु हो, उसे हम कहते हैं जैवमंडल। तो ये 4 क्षेत्र हो गए आपके पर्यावरण के। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या कराते हैं। तो यहाँ तक आपने जो पर्यावरण की परिभाषा थी वो आपने जान ली कि चारों ओर से घिरा हुआ जो आवरण है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य और सूक्ष्म जीव शामिल हैं आपके। और चारों ओर से घेरने वाला कौन है? जो अजैविक घटक है वो घेरने वाला है, यानी आपका जल, वायु, मिट्टी, ताप, प्रकाश, ये सभी घेरने वाले हैं। इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इसके 4 क्षेत्र होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में? पारितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम या पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी वातावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वो रहते हैं। यानी उनके बीच जो एक इंटरेक्शन जो के बाद जो सिस्टम बन गया है, यानी सभी जीवधारियों के बीच एक इंटरेक्शन के बाद जो सिस्टम बन गया है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। कैसे बताएंगे इसे? हम कह सकते हैं पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी वातावरण के जैविक घटक व अजैविक घटक के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वह रहते हैं। इसे हम कहते हैं पारितंत्र। अब ये जो पारितंत्र शब्द है ये हमें किसने दिया है? तो पारितंत्र शब्द जो दिया है ये A.G. टेंसले ने दिया है। किसने दिया है? ये A.G. टेंसले ने हमें शब्द दिया है पारितंत्र। ठीक है, और ये शब्द कब दिया है? ये 1935 में ये शब्द दिया गया है A.G. टेंसले के द्वारा, पारितंत्र। तो आप जान गए कि जितने ये वह सिस्टम होता है जिसमें सभी जीवधारी वातावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वो रहते हैं। इसे हम कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, इसके बाद एक इससे जुड़ा हुआ एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिक तंत्र। ये इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजी है आपका।
इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जीवधारियों के रहने के स्थान का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। यानी इस इकोसिस्टम में जितने भी जीवधारी हैं उनके रहने के स्थान का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर जो इकोलॉजी है ये शब्द दिया किसने है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो शब्द है इकोलॉजी किसने दिया है? ये अर्नेस्ट हीकल ने शब्द दिया है हमें। जो अर्नेस्ट हीकल हैं आपके, उन्होंने हमें ये शब्द दिया है। कौन सा वाला? इकोलॉजी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो इकोलॉजी शब्द है आपका, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। यानी ये इकोलॉजी शब्द जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है जीवधारियों के रहने के स्थान का अध्ययन करना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया और जो इकोलॉजी शब्द है वो किसने दिया है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये पारी जो तंत्र है, इकोसिस्टम के जो घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो पारी तंत्र के घटक, यहाँ पर हम जो पारी तंत्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह हम लोग पारिस्थितिक तंत्र भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पारी तंत्र है इसके घटक कौन कौन से हैं? तो इसके दो घटक बताए जाते हैं आपके। एक का नाम है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरे का नाम क्या है? अजैविक घटक, यानी अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। अब जो जैविक घटक है उसमें क्या आता है? तो उसमें आते हैं आपके, एक तो आते हैं पेड़ पौधे, एक आते हैं इसमें जीव जंतु, और दूसरे आते हैं इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। अब यहाँ पर जो अजैविक घटक है उसमें क्या आता है? उसमें आता है आपका, इसमें आता है जल, और क्या आता है? वायु, मिट्टी, नमी, जल, वायु, मिट्टी, नमी, प्रकाश, तापमान, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक है। हम कह सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में जो निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी जो निर्जीव जो चीज़ें हैं आपकी, नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, उनका जो पार्ट रहेगा, उनसे बनी जो चीज़ें होंगी वो सभी अजैविक घटक आएंगी। और इस इन्वायरमेंट में जो भी जीवित चीज़ें हैं, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, वो सभी पार्ट किसका है? वो सभी पार्ट है आपके अजैविक घटक का। तो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक है, कौन सा घटक नहीं है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर आपसे कि जैविक घटक है, ऑप्शन दे दे आपको मिट्टी, बी ऑप्शन दे दे आपको ताप, सी ऑप्शन दे दे आपको जल, और डी ऑप्शन दे दे आपको कवक। अब क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जैविक घटक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी, ताप और जल क्या है? ये सभी अजैविक घटक के पार्ट हैं। जबकि कवक जो है क्या है? ये क्लोरोफिल रहित पौधे हैं। क्या है? ये क्लोरोफिल रहित पौधे हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर कवक क्या हो गया? कवक एक तरह से क्या है? जैविक घटक का पार्ट हो गया आपका, क्योंकि इसके पौधे माना जाता है कवक को। फंगी कहते हैं इसे, फंगस कह सकते हैं, फफूंद कह सकते हैं ये। तो यहाँ पर कवक क्या है? एक अजैविक घटक का पार्ट है, ठीक है। यानी इस तरह से इसको प्लांट माना गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया आपका कवक। अब देखते हैं आगे कि जो जैविक घटक है उसमें क्या आएगा, या फिर जो उत्पादक है, जो उपभोक्ता है, और जो अपघटक है वो किसका पार्ट है। आगे देखते हैं इसके बाद।
अब देखिए, अब यहाँ पर अभी बात कर रहे थे हम लोग जो जैविक घटक थे, हम उनकी बात कर रहे थे, बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर जैविक घटक में क्या आता है, मैंने बताया था अभी आपको, एक तो आता है इसमें उत्पादक। अब यहाँ पर जो उत्पादक है, यहाँ पर जो उत्पादक है इसमें तो आते हैं पेड़ पौधे, इसमें तो आते हैं पेड़ पौधे। और यहाँ पर जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, इसमें कौन आता है, इसमें आते हैं आपके जीव जंतु, जीव जंतु। इसके बाद बात करें हम लोग किसके बारे में, अपघटक के बारे में। अपघटक यानी डीकम्पोज़र, इसमें क्या आता है, तो इसमें आते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसमें आते हैं। और सभी सूक्ष्म जीव इसमें नहीं आते, यानी सूक्ष्म जीव तो आपको 4 हैं मुख्य रूप से, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। लेकिन इसमें जो सूक्ष्म जीव आते हैं वो कौन आता है, एक तो आता है इसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और एक आता है इसमें कवक यानी फंगी यानी फंगस। तो जो सूक्ष्म जीव में कौन आएगा, एक तो बैक्टीरिया आ गया आपका, और एक आ गया आपका कवक यानी फंगी आ गया इसके अंदर आपका। ठीक है, तो अब देखा हमने कि जैविक जो घटक है इसके कितने पार्ट हो गए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में पेड़ पौधे आ गए, उपभोक्ता में जीव जंतु आ गए, अपघटक में आपके सूक्ष्म जीव आ गए, जीवाणु और कवक। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं क्यों उत्पादक कहला रहे हैं, यहाँ पर जो उपभोक्ता है जीव जंतु क्यों उपभोक्ता कहला रहा है, और यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है जीवाणु, कवक, इन्हें क्यों कहते हैं अपघटक, क्यों कहते हैं डीकम्पोज़र। इसमें देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले बात करते हैं उत्पादक के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो उत्पादक में क्या आता है आपका, पेड़ पौधे आते हैं उत्पादक में। तो उत्पादक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें आपके उत्पादक को शामिल किया गया है। यानी हम कह सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम कहते हैं उत्पादक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से क्रिया करते हैं। इस क्रिया में सूर्य की रोशनी, इस क्रिया में सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। ये क्रिया पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है। इस क्रिया में एक नया उत्पाद बन के आता है, और ये उत्पाद जो होता है ये ग्लूकोज के रूप में होता है। और इस क्रिया में जो जल होता है वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और इस क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। यानी पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं वो क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की, तो उसमें जो गैस मुक्त होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में O2 गैस को छोड़ते हैं, O2 गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये क्रिया CO2 गैस की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में जल की आवश्यकता पड़ती है। ये क्रिया जो होती है ये पत्ती वाले भाग में होती है, और पत्ती में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से है। और क्लोरोफिल का कार्य क्या है, प्रकाश को सोख लेना, ये काम है क्लोरोफिल का। ये क्रिया जो होती है ये सूर्य की रोशनी में होती है। सूर्य की रोशनी पड़ती है इस प्लांट के ऊपर, ये क्रिया शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। इस क्रिया में एक नया उत्पाद जो बनता है ग्लूकोज के रूप में बनता है, यानी C6H12 और O6। इस क्रिया में
जल की आवश्यकता पड़ती है, जल यानी इस क्रिया में जल की आवश्यकता पड़ती है, और जल इस क्रिया में जल जो बाहर निकलता है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये ऑक्सीजन है। इस क्रिया में जल बाहर निकलता है, ये वाटर है यानी जल है। तो ये क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं पहले हम लोग। 6 CO2, यहाँ पर ये आएगा 12 H2O, C6 H12O6। इसके बाद यहाँ पर ये आएगा 6 O2 और यहाँ पर आएगा आपका 6 H2O। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की। इस क्रिया में जो जल निकला है यहाँ पर, ये जल जो निकलता है ये जल वाष्प के रूप में निकलता है, वाटर वेपर के रूप में निकलता है ये। और प्रकाश संश्लेषण में जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं इसे। और पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने का जो मीटर है उसे हम कहते हैं पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा पेड़ पौधों से जल निकलता है जल वाष्प के रूप में, उसे नापने के लिए पोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। इस क्रिया में ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज बनता है, और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है ये अंगूर के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है अंगूर के अंदर। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस होती है ये मुक्त कर दी जाती है, तो ये हो गई आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त। इसके बाद इस क्रिया में जल की भी आवश्यकता पड़ती है, और इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है गैस यानी CO2 गैस है ये। तो ये गैस है आपका प्रकाश संश्लेषण की। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो इनका निर्माण करते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, जब तक आप इसे नोट करिए। ठीक है, ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम लोग। रब कर दें, ठीक है, रब करते हैं। अब देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना। ठीक है, देखिए, तो उत्पादक में पेड़ पौधे आगे शामिल हो गए आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन देगा आपको यहाँ पर CO2, ऑप्शन देगा आपको O2, ऑप्शन देगा आपको यहाँ पर NH3 यानी अमोनिया, ऑप्शन दे देगा आपको यानी N2 यानी नाइट्रोजन। जैसा कि आपको पता है इसका आंसर क्या रहेगा, कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर ली गई गैस जो कौन सी है, ली गई जो गैस है ये तो हो गई आपकी CO2, और यहाँ पर जो छोड़ी गई गैस जो हो गई आपकी, ये हो गई आपकी O2। तो ये हो गई आपकी छोड़ी गई गैस। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग और रब करते हैं इसे। अब देखिए, तो यहाँ पर आपने जान लिया उत्पादक के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक कंज्यूमर है। इसमें कौन आता है, इसमें जीव जंतु आते हैं। कौन आता है, जीव जंतु आते हैं।
और जीव जंतु मनुष्य भी इसी में आता है आपका। उपभोक्ता वो होता है जो पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता कहते हैं हम लोग। ठीक है। अब उपभोक्ता भी यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, यानी यहाँ पर जो उपभोक्ता है आपका ये भी 3 प्रकार का बताया गया है। तो एक तो है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है इसमें द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है इसमें तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर जो सर्वाहारी है, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं, उसके लिए अलग कैटेगरी है। ठीक है। सर्वाहारी कौन है, जैसे आप जानते हैं सर्वाहारी वो होता है जो पेड़ पौधे खाता है, पेड़ पौधे खाता है और जीव जंतु को खाता है, जीव जंतु को खाता है। सर्वाहारी में वो आते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, जीव जंतु भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि मनुष्य सर्वाहारी है, या फिर भालू सर्वाहारी है, या फिर बंदर सर्वाहारी है। बंदर कीड़े मकोड़े खा जाता है, बंदर टिड्डे खा लेता है, तो बंदर यहाँ पर सर्वाहारी है आपका। इसके अलावा चूहा भी एक तरह से क्या है, सर्वाहारी है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है, यानी यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये वो है जो पेड़ पौधे खाता है, जो पेड़ पौधे खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो पेड़ पौधे खाता है। ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, इसे हम कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है और जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है और जो अपनी ही श्रेणी के किसी अन्य उपभोक्ता को खाता है, उसे हम कहते हैं तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक को खाता है, द्वितीय को उपभोक्ता खाता है और अपनी श्रेणी के किसी अन्य उपभोक्ता को भी खाता है, उसे हम कहते हैं तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे देखते हैं अभी इसमें हम और, तो अब प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या आएगा, इसमें आएगा आपका हाथी आएगा इसमें। हाथी जो होता है वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती खा जाता है, यानी हाथी लगभग जो है एक दिन के अंदर 100 किलोग्राम पत्ती खा जाता है, तो हाथी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। इसमें जिराफ आएगा। जिराफ जो होता है वो एक दिन में लगभग 45 किलोग्राम पत्ती खा जाता है, तो यहाँ पर जिराफ है। खरगोश, टिड्डा, यानी हाथी, जिराफ, खरगोश, टिड्डा, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये। इसके अलावा द्वितीय उपभोक्ता में क्या आता है, इसमें आएगा आपका चिड़िया, लोमड़ी, भेड़िया, लोमड़ी, भेड़िया, ये क्या हैं आपके, ये द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा तृतीय उपभोक्ता में क्या आता है, इसमें आता है आपका बाज, मोर, सांप, शेर, ये सभी कौन है, ये सभी तृतीय उपभोक्ता हैं, यानी तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता हैं आपके ये बाज, मोर, सांप और शेर। सभी सर्वाहारी में क्या आता है, मनुष्य, भालू, बंदर, चूहा आता है।
अगर दोनों में अंतर लगाया जाए कि क्या अंतर है सर्वाहारी में, क्या अंतर तीसरी उपभोक्ता में, तो सर्वाहारी तो वो है जो पेड़ पौधे भी खाता है और जीव जंतु भी खाता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा उपभोक्ता वो होता है जो कि खाता है पहले वाले को, दूसरे वाले को और अपनी ही श्रेणी के किसी अन्य उपभोक्ता को खाता है, यानी बाज, मोर, सांप और शेर। अब देखते हैं कैसे समझेंगे इसे और समझते हैं अच्छी तरह से हम लोग। जैसे कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे कौन खाता है, ये हाथी खाता है, तो पेड़ पौधे खाता है हाथी। तो यहाँ पर हाथी जो है ये क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, हाथी को कोई और व्यक्ति नहीं खा सकता, बहुत बड़ा जीव है ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे खाता है खरगोश, और खरगोश को खाती है लोमड़ी। तो यहाँ पर लोमड़ी जो है ये द्वितीय उपभोक्ता है और खरगोश जो है ये यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो वो था जो खाता है पेड़ पौधे जैसे कि हाथी, दूसरा उपभोक्ता वो है जो खाता है प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, यानी जो शाकाहारी है उसको ही खाता है ये। तो यहाँ पर लोमड़ी जो है द्वितीय उपभोक्ता है, लिखा भी है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है यानी पहले वाले को खाता है उसे हम कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता हम कहते हैं। ठीक है, या फिर जो शाकाहारी जीवों को खाता है उसे हम कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, उसे हम मांसाहारी भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता है इसे हम कह सकते हैं क्या, शाकाहारी। और यहाँ पर जो ये लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता है इसे हम कह सकते हैं मांसाहारी। तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इसे खाता है खरगोश, और खरगोश खाता है कौन, यहाँ पे खाता है शेर। अब शेर जो है ये तीसरी श्रेणी का उपभोक्ता है और खरगोश जो है ये पहली श्रेणी का उपभोक्ता है। तो तीसरी श्रेणी का व्यक्ति वो होता है जो खाता है पहली श्रेणी के जो उपभोक्ता उसे खाता है। तो यानी तीसरा में शेर आ गया, शेर ने खाया खरगोश को। ठीक है, तो यहाँ पर खरगोश तो कौन है, ये तो शाकाहारी है यानी पहली श्रेणी का उपभोक्ता है। और यहाँ पर शेर कौन है, देखो प्राथमिक वाले को कह दिया था मैंने शाकाहारी, दूसरे वाला कह दिया मैंने मांसाहारी, तो अब तीसरा वाला कौन होगा, तो इसे हम कह सकते हैं उच्च मांसाहारी। ये उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। और उच्च मांसाहारी यानी हाई लेवल कार्निवोरस कहलाते हैं। उच्च मांसाहारी वो होते हैं जो प्राथमिक का भी मांस खाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का भी मांस खाते हैं और अपनी श्रेणी के अन्य उपभोक्ता का भी मांस खाते हैं, उसे हम कहते हैं उच्च मांसाहारी। जैसे देखते हैं इसमें हम और देखिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इन्हें खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खा लिया मेढक ने, और मेढक खा लिया सांप ने। तो सांप तीसरी श्रेणी का उपभोक्ता है यहाँ पर, और यहाँ पर मेढक जो है ये दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता है कि मेढक जो आता है ये दूसरी श्रेणी में आता है आपका मेढक। और यहाँ पर टिड्डा जो है ये पहली श्रेणी का उपभोक्ता है। तो तीसरी वाले उपभोक्ता ने खा लिया, तीसरी वाले उपभोक्ता ने खाया किसे, दूसरी श्रेणी का जो उपभोक्ता उसे खा लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं पेड़ पौधे खाता है कौन, टिड्डा। टिड्डे खाता है कौन, मेढक खाता है सांप, और सांप को खाता है कौन, मोर। अब देखिए मोर भी तीसरे वाले ग्रुप में है और सांप भी तीसरे वाले ग्रुप में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरे वाले श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो अपनी ही श्रेणी के किसी अन्य उपभोक्ता को खाता है। तो यहाँ पर तीसरे वाले ने खा लिया तीसरे वाले को, तो इसलिए यहाँ पर जो मोर है ये तीसरे वाले ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, इसलिए इसे हम कहते हैं उच्च मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी और उच्च मांसाहारी में एक अंतर क्या है, सर्वाहारी तो वो है जो पेड़ पौधे भी खा रहा है, जीव जंतु भी खा रहा है,
जबकि उच्च मांसाहारी वो है जो प्राथमिक को, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को और जो तीसरी श्रेणी है उसके उपभोक्ता को खाता है वो, बाकी वो पेड़ पौधे नहीं खाता। यहाँ पर उच्च मांसाहारी वो होता है जो पेड़ पौधे नहीं खाता। पेड़ पौधे जो खाता है, जो जीव जंतु खाता है, वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन बनेगा आपका, सांप आता है शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, और सर्वाहारी। तो आप सोच रहे होंगे सांप तो दूध पीता है। सांप जो होता है वो दूध नहीं पीता। ठीक है, सांप को जो दूध होता है उसके लिए वो एक विष के समान होता है। ठीक है, जो सांप दूध पीता है वो कुछ समय के बाद सांप की डेथ हो जाती है। तो सांप दूध नहीं पीता, सांप जो है उस दूध को पानी समझ के पी लेता है वो। तो यहाँ पर सांप आता है तो इसका आंसर है उच्च मांसाहारी। तो यहाँ पर सांप आएगा, उच्च मांसाहारी में आएगा। जबकि शाकाहारी में कौन आएगा, शाकाहारी में आएगा खरगोश आ जाएगा आपका, ये खरगोश। जबकि मांसाहारी में कौन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मांसाहारी में कौन आएगा, यहाँ पर आएगी आपका, कह सकते हैं हम लोग लोमड़ी आ जाएगी, ये लोमड़ी है ये। सर्वाहारी में कौन आएगा, मनुष्य आएगा सर्वाहारी में, तो मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उच्च मांसाहारी। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता था, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता और सर्वाहारी, ये आप जान गए। प्राथमिक उपभोक्ता वो था जो केवल पेड़ पौधे खाता है। दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता वो था जो प्राथमिक को खाता है, यानी शाकाहारी जीव होते हैं उनको खाता है। तीसरी श्रेणी का उपभोक्ता वो है जो प्राथमिक को भी खाता है, दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता भी खाता है और अपनी श्रेणी के किसी अन्य उपभोक्ता को भी खाता है। उसे हम कहते हैं तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, हम कहते हैं उसे। ठीक है, और सर्वाहारी वो होता है जो पेड़ पौधे भी खाता है और जीव जंतु भी खाता है, वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपघटक हैं, अपघटक उनकी बात करते हैं यहाँ पर। अपघटक यानी डीकम्पोज़र, डीकम्पोज़र अपघटक। अपघटक कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते हैं। अपघटक वो होते हैं जो मृत शरीर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी आपका प्रोटीन, वसा और कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो मृत शरीर जो होगा उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो किस रूप में होंगे, वो होंगे वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में और कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इन तीनों पदार्थों को जो अपघटित कर देंगे उसे हम कह देंगे अपघटक कहेंगे। जो कि मृत जीव जंतु को जो खाते हैं उन्हें हम कहते हैं अपघटक कहते हैं। यानी जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं अपघटक कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन आता है, अपघटक की लिस्ट में कौन आता है, इसमें आते हैं एक तो जीवाणु आते हैं और दूसरे हैं कवक। तो जीवाणु और कवक जो हैं दोनों ही अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जीवाणु जो कवक जो हैं ये दोनों ही आते हैं, जो अपघटक की श्रेणी है उसमें ये आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अपघटक। अब इसके अलावा यहाँ पर जो अपघटक है आपका, ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो हम कह सकते हैं अपघटक मिट्टी के पोषक पदार्थ
अपघटक मिट्टी के पोषक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मिट्टी का जो पोषक पदार्थ है ह्यूमस, उसका निर्माण जो करते हैं ये अपघटक करते हैं। ठीक है, यानी उस मिट्टी में पोषक पदार्थ जो बनाने की जिम्मेदारी होती है इस अपघटक की होती है। ये पोषक पदार्थ कैसे बनते हैं? जो हमारा मृत शरीर जो होता है उसके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सब टूट जाते हैं कार्बन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। उससे क्या होता है? ये ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ह्यूमस क्या चीज़ है? एक मिट्टी का पोषक पदार्थ है जिसका निर्माण कौन करता है? अपघटक करते हैं इसका निर्माण। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये हो गए आपके उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, अपघटक हो गए आपके। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं हम लोग, यानी खाद्य श्रृंखला। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो खाद्य श्रृंखला है वो अधिकतम कितने लेवल की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला है ये अधिकतम 5 स्तर की हो सकती है। एक खाद्य श्रृंखला जो होगी वो अधिकतम जो 5 लेवल की हो सकती है। अब इसमें कौन कौन आएगा इसे देखते हैं। पेड़ पौधे हैं, खाने वाला कौन है? टिड्डा है। इसे खाने वाला कौन है? मेढक है। इसे खाने वाला कौन है? सांप है। इसे जो खाने वाला कौन है? आपका मोर है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लेवल की खाद्य श्रृंखला है। इससे ऊपर ये खाद्य श्रृंखला नहीं जाएगी, यानी जो खाद्य श्रृंखला होगी वो यहीं पर रुक जाएगी आपकी। यानी जो मोर होगा, मोर को कोई और खा नहीं सकता। मनुष्य खा सकता है आपका, लेकिन वो बहुत कम केस में खाता है वो। ठीक है, तो इससे ऊपर की जाएगी नहीं आपकी खाद्य श्रृंखला। इसलिए हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 लेवल की हो सकती है। इससे कम तो हो सकती है, कम देखते हैं। पेड़ पौधे खाता है कौन? खरगोश। खरगोश खाता है कौन? लोमड़ी खाती है खरगोश को, और लोमड़ी खाता है शेर। तो यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला है कितने स्तर की है? 1, 2, 3, 4, ये 4 स्तर की है। यानी खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होती है खाद्य श्रृंखला? तो हम ऐसा कह सकते हैं, जीवों का ऊर्जा के लिए निर्भरता का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जीवों का ऊर्जा के लिए निर्भरता का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो ये होती है आपकी खाद्य श्रृंखला, जिसमें कोई भी एक जीव जो है वो दूसरे जीव पर निर्भर है ऊर्जा के लिए। तो हमने कह दिया कि जीवों का ऊर्जा के लिए निर्भरता का जो क्रम है उसे हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला अधिकतम होती है 5 स्तर की हो सकती है। इससे जुड़ा वर्ड और है आपका, इसे हम कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल, जैसे हम कहते हैं फूड वेब। और यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला है ये क्या चीज़ है? ये फूड चेन है। ये क्या है? ये फूड चेन है ये। अब खाद्य जाल क्या होता है? तो हम कह सकते हैं जीवों का ऊर्जा के लिए, कह सकते हैं हम लोग जीवों का ऊर्जा के बनाया गया समूह खाद्य जाल कहलाता है। यानी जीवों का ऊर्जा के लिए बनाया गया समूह जो है वो खाद्य जाल कहलाता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला का समूह
खाद्य श्रृंखला का समूह खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है खाद्य जाल। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वो क्या है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, या फिर वो क्या है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। जो खाद्य जाल होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, और जो खाद्य श्रृंखला है इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बहुदिशीय होता है, और जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है आपका। यानी ऊर्जा जो है एक से जाती है दूसरे में। पेड़ पौधे से ऊर्जा गई टिड्डे में, टिड्डे से गई मेंढक में, मेंढक से गई सांप में, फिर गई मोर में। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय है, यानी ऊर्जा जो है एक से जाती है दूसरे में जाती है। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है कि बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं और ऊर्जा बट जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो बहुदिशीय होता है। ठीक है, तो ये आप जान गए खाद्य श्रृंखला के बारे में और खाद्य जाल के बारे में। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन और आता है कि पेड़ पौधे खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है मोर। तो सबसे कम ऊर्जा किसे मिलेगी और सबसे अधिक ऊर्जा किसे मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक व्यक्ति है लिडमैन। लिडमैन का 10% ऊर्जा का सिद्धांत। लिडमैन का 10% ऊर्जा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब ऊर्जा एक से जाती है दूसरे में, दूसरे वाले के पास पहले वाले का 10% भाग जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। यानी ये नियम क्या कहता है, जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तब दूसरे वाले जीव को पहले वाले जीव का 10% भाग मिलता है, जबकि 90% ऊर्जा की हानि होती है। यानी इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे किसने खाया, पेड़ पौधे खाया किसने, पेड़ पौधे को किसने खाया, ये खाया किसने, ये खाया आपके टिड्डे ने। पेड़ पौधे खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया किसने, मेंढक ने, मेंढक खाया किसने, सांप ने, और सांप को खाया किसने, मोर ने। तो सूर्य से रोशनी गई पेड़ पौधों के पास और मान लिया कि पेड़ पौधों को ऊर्जा जो मिली है वो 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई है पेड़ पौधों को। अब खाया टिड्डे ने, टिड्डे को जो ऊर्जा मिलेगी वो इस पेड़ पौधे का जो 10% भाग होगा वो मिलेगी आपकी। तो यहाँ इसे मिलती है 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा। टिड्डे को खा लिया मेंढक ने, तो यह मेंढक को जो मिलेगी वो मिलेगा आपका 100 किलो कैलोरी ऊर्जा। मेंढक खा लिया सांप ने, तो ये सांप को जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी 10 किलो कैलोरी ऊर्जा।
मोर ने खाया है आपके सांप को, तो मोर को जो मिलेगी, सांप का जो मिलेगा, यहाँ मिलेगा इसे 1 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जा रही है तो ऊर्जा का जो 10% भाग है वो दूसरे वाले को प्राप्त होता है और पहले वाले को उसका ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिडमैन का 10% ऊर्जा का नियम है। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे कम ऊर्जा किसे मिलेगी, मोर को, सबसे कम ऊर्जा, और सबसे अधिक ऊर्जा किसे मिलेगी टिड्डे को, सबसे अधिक ऊर्जा। यानी जिस उपभोक्ता को सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी वो तो टिड्डा है, जिसे सबसे कम ऊर्जा मिलेगी वो है आपका मोर। क्योंकि वही बात हो गई, पहले आओ पहले पाओ। पहले कौन आया, टिड्डा पहले आया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा टिड्डे को मिली है। लास्ट में कौन आया, मोर सबसे लास्ट में आया है, सबसे कम ऊर्जा मोर को मिली है। यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे लास्ट में जो जीव आता है उसे सबसे कम ऊर्जा मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिडमैन का 10% ऊर्जा का सिद्धांत। अभी क्वेश्चन पूछता है आपसे यहाँ पर कि पेड़ पौधे खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप खाता है मोर। तो बता दीजिए कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन स्थित होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति होगा किसी खाद्य श्रृंखला में, वही होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मोर होगा ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर मोर जो है वो क्या है, ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है ये। ठीक है, इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कोई पिरामिड बना लिया हमने, जैसे कि दिखाया आपको, यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पेड़ पौधे खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप। तो बताइए खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन स्थित होगा। तो जब भी ऐसी बात से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कन्वर्ट कर दो आपके पिरामिड में। तो टॉप पर जो स्थित होगा आपका उसे हम कहेंगे कि यही क्या है, ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है। तो इसका जो आंसर था वो सांप है और इसमें जो आंसर था वो आपका मोर था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा आगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसमें आपने जान लिया पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में, खाद्य जाल के बारे में आपके, और लिडमैन के नियम के बारे में। कल की जो क्लास होगी इसमें मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा, इस टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके वो क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक हम लोग उठाएंगे इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।